जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आगामी महीनों में कई राज्यों की लोक सेवा आयोगों की परीक्षाएं हैं। उन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से आप अपनी कमर कस चुके होंगे। आपकी सफलता में एक बहुत बड़ा हिस्सा जो साझा करता है वो करंट अफेयर का सेगमेंट करता है। ट्रेंड एनालिसिस का अध्ययन करने पर हम पाते हैं कि लगभग 35 से 40 सवाल प्रत्येक प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जाता रहा है। तो इस दृष्टिकोण से करंट अफेयर का अध्ययन करना बहुत ही जरूरी है। अगर हम डेली करंट अफेयर का अध्ययन कर रहे हैं तो आने वाले समय में कोई बहुत अधिक बोझ नहीं रहता और हम आसानी से अपनी तैयारी को सुचारू रूप से आगे बढ़ा सकते हैं। तो डेली करंट अफेयर डिस्कशन की श्रृंखला में हम प्रश्नों के माध्यम से शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर श्रृंखला की। ठीक है, तो पहला प्रश्न हमारा है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के संदर्भ में कथनों पर विचार करते हुए सही विकल्प का चयन करें। इस योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को की गई थी। ठीक है, योजना के तहत देश के लोगों को खुद का छोटा व्यवसाय शुरू करने के लिए अधिकतम 10 लाख तक का लोन दिया जा रहा है। सरकार द्वारा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों और सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए पीएम मुद्रा लोन के अंतर्गत एक वार्षिक लक्ष्य आवंटित किया जाता है। अब हमारे विकल्प क्या हैं? 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3 और डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है यह है डी उपरोक्त सभी। अब हम इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मुद्रा योजना के तहत ऋण लेने वाले जो उद्यमी होते हैं वो समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आते हैं, कमजोर वर्ग के अंतर्गत लगभग आते हैं। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत जो खाते खोले गए हैं उनमें सबसे बड़ी भागीदारी महिलाओं की है। लगभग 64% जो खाते हैं वो महिलाओं के हैं। ठीक है, और लगभग 22% जो ऋण दिया गया है इसके अंतर्गत वो नए उद्यमियों को दिया गया है। ठीक, इसकी सबसे खास बात यह है कि बिना किसी गारंटी के कारोबार की शुरुआत करने के लिए आप लोन ले सकते हैं। मुद्रा योजना के माध्यम से कोई किसान हो गया, कोई उद्यमी हो गया, वो विनिर्माण, कृषि आदि से संबंधित क्षेत्रों के लिए वो लोन ले सकता है। ठीक, इसके तहत टर्म लोन और कार्यशील पूंजी दोनों के लिए ऋण दिया जाता है। अगर हम बात करें कि किन श्रेणियों में दिए जाते हैं तो कुल 3 श्रेणियां हैं: शिशु श्रेणी, किशोर श्रेणी और तरुण श्रेणी। इसके अंतर्गत ये लोन दिया जाता है। और जैसे इसके लोन के किसके लिए लोन ले सकते हैं तो जैसे मुर्गी पालन हो गया, डेयरी है, मधुमक्खी पालन हो गया, कमर्शियल वाहन जैसे ट्रैक्टर, ऑटो रिक्शा, ट्रॉली, माल परिवहन वाहन, ये सब हम लेने के लिए इसके अंतर्गत लोन ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है युवा संगम कार्यक्रम के संदर्भ में कथनों पर विचार करते हुए सही विकल्प का चयन करें। अब कथन देखते हैं। युवा संगम कार्यक्रम की शुरुआत एक भारत श्रेष्ठ भारत, ठीक है, एक भारत श्रेष्ठ भारत की प्रेरणा के तहत की गई है। इसके माध्यम से 18 से 30 साल के युवाओं को देश के अलग अलग राज्यों को देखने का, वहां की कला, संस्कृति और भाषाओं को समझने का अवसर मिलेगा। इस युवा संगम में 30% पूर्वोत्तर के युवाओं की भागीदारी होगी। अब हम देख लेते हैं विकल्प 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न में भी उपरोक्त सभी सही है, विकल्प डी सही है। ठीक है, अब हम थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत युवा संगम कार्यक्रम के जरिए पूर्वोत्तर के युवाओं को देश के अन्य राज्यों तथा अन्य राज्यों के युवाओं को पूर्वोत्तर के 8 राज्यों की परंपरा, संस्कृति आदि से रूबरू होने का मौका मिलेगा। ये जो पूर्वोत्तर के 8 राज्य हैं, इन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक टर्म दिया है अष्टलक्ष्मी। ठीक है, अब इस कार्यक्रम के बारे में हम लोग कुछ यहाँ पे प्रश्न के माध्यम से देखा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के बारे में मैं आपको बता दूं। वर्ष 2015 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 140वीं जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की घोषणा करी और इसे वित्त वर्ष 2016-17 के बजट में इसकी शुरुआत करी गई वित्त मंत्री के द्वारा। और एक भारत श्रेष्ठ भारत जो है ये पहल जो है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये शिक्षा मंत्रालय की पहल है। और युवा संगम कार्यक्रम
कई बहु मंत्रालयी कार्यक्रम है, ठीक है, जिसमें शिक्षा मंत्रालय हो गया, गृह मंत्रालय हो गया, ठीक है, ये सब मंत्रालय इसमें सम्मिलित है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में म्यूजिक की दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित 65वें ग्रैमी अवार्ड्स का आयोजन कहां संपन्न हुआ? ठीक है, अब इसका विकल्प देखते हैं, पेरिस में, मॉस्को में, लॉस एंजल्स में या मेलबर्न में। तो ये जो संपन्न हुआ, ये विकल्प सी सही है, लॉस एंजल्स इसका सही उत्तर है। अब इसके बारे में थोड़ा हम बात कर लेते हैं, क्योंकि यह भारत के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर हम इसके मेजबानी की बात करें तो इसकी मेजबानी ट्रेवर नूह के द्वारा करी गई। भारत के जो म्यूजिक कंपोजर हैं रिकी केज, उन्होंने इस ग्रैमी अवार्ड्स में, ठीक है, उनकी एक एल्बम है डिवाइन टाइड्स, उसके लिए सर्वश्रेष्ठ इमर्सिव ऑडियो एल्बम की श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीता। ये जो भारतीय हैं, कौन? रिकी केज, ये इनका तीसरा ग्रैमी अवार्ड है और ये 3 ग्रैमी अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। वर्ष 2015 में विंड ऑफ संसारा के लिए पहली बार यह अवार्ड जीता था और 64वें, इसके पहले जो हुआ था 64वें, ठीक है, 2022 में उन्होंने बेस्ट न्यू एज एल्बम की श्रेणी में अपना दूसरा ग्रैमी अवार्ड जीता था। और इसी के साथ बियोंसे अपनी कैरियर में, बियोंसे जो है पॉप सिंगर है, अभी इसमें उन्होंने 2 ग्रैमी अवार्ड जीता और बियोंसे अपनी कैरियर में सबसे ज्यादा ग्रैमी अवार्ड, कुल कितनी, 32 ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली दुनिया की इकलौती सेलिब्रिटी हैं। और जो सबसे ज्यादा एक ही संस्करण में सबसे ज्यादा ग्रैमी अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम है? माइकल जैक्सन के नाम है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, चावल की भूसी या राइस ब्रान, जिसका ऑयल भी आता है, ठीक है, देखे होंगे खरीदारी करते समय, के संदर्भ में कथनों पर विचार करते हुए सही विकल्प का चयन करें। चलिए देखते हैं, साइंस का अच्छा क्वेश्चन है। यह मुख्य रूप से पेरिकॉर्प, एल्यूरॉन, सीड कोट और जर्म से बनी होती है। क्या? ये भूसी, ठीक है। इसमें 50% तक कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, 20% वसा, 15% प्रोटीन और 15% आहार फाइबर होते हैं। ठीक है, ये आहार फाइबर प्रवृत्ति में क्या होते हैं? अघुलनशील होते हैं। चलिए, चावल की भूसी का तेल और संतृप्त वसा, विटामिन ई और अन्य महत्वपूर्ण पोषक तत्वों का एक अच्छा स्रोत है। अब इसके बारे में हमको देखना है। ठीक, विकल्प देखते हैं, 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या उपरोक्त सभी। तो इसका जो है ऑल ऑफ द एबव, तीनों जो है ये सही है। ठीक है, चौथा ऑप्शन सही है, विकल्प डी सही है। अब ये चर्चा में कहां से आया? ये चर्चा में अभी इसलिए आया कि वर्ष 2020 से ही चीन में खाद्य संकट की स्थिति बनी हुई है और इसी खाद्य संकट के बीच चीन में चावल की भूसी और गेहूं की भूसी को मुख्य भोजन के रूप में शामिल किया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें, जैसे अब इसके बारे में ये पूरा सही है तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट तो हो ही गए। अब हम राइस ब्रान के बारे में बात करें, हम लोग खरीदारी करते समय, ग्रोसरी लेते समय हम लोग राइस ब्रान ऑयल देखते होंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें चावल की भूसी में लगभग 14 से लेकर 18% तक तेल की मात्रा होती है और अभी जो है चावल की भूसी पशुओं के चारे के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, हालांकि चीन में इसे खाद्य पदार्थ के रूप में भी यूज किया जा रहा है। चलिए, हाल ही में नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को नेपाल राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है? ठीक है, मोंटी देसाई, मनोज प्रभाकर, सुनील गावस्कर या हरभजन सिंह। तो इसका उत्तर है विकल्प ए, मोंटी देसाई। अब हम इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं, इनके बारे में। ठीक है, अभी मनोज प्रभाकर जी, उत्तर हमारा ए सही है, लेकिन मनोज प्रभाकर जी अभी नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन के क्या थे? कोच थे, मतलब इनको कोच नियुक्त किया गया था और इन्होंने दिसंबर 2022 में क्या किया? अपना इस्तीफा सौंपा और इन्हीं का स्थान लेंगे मोंटी देसाई जी। अगर मोंटी देसाई जी की बात करें तो ये वेस्ट इंडीज, कनाडा और यूएई जैसे टीमों के मुख्य कोच रह चुके हैं। ये इंडियन आईपीएल में जो राजस्थान रॉयल्स की टीम है उसके भी मुख्य कोच रह चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे 2027 एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी के लिए चुना गया है? ठीक है, अभी ताजा तरीन न्यूज है।
तो भारत को, सऊदी अरब को, चीन को या कतर को। ठीक है, चलिए, तो ये जो चुना गया है, ये चुना गया है सऊदी अरब को। अब देखिए, भारत ने भी इसी के लिए दावेदारी की थी, लेकिन फिर भारत ने अपना नाम वापस ले लिया, तो सऊदी अरब को चुना गया। ठीक, अभी वर्ष 2023 का, ठीक है, वर्ष 2023 का जो एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट होगा वो होना था चीन में। वो कहां होना था? चीन में। ठीक है, लेकिन चीन में जो क्या है, चीन में कोविड-19 की परिस्थितियां फिर से बढ़ रही हैं, वैसी परिस्थिति हो रही, तो ये कतर में आयोजित होगा। कब से कब तक होगा? तो ये 16 जून से लेकर 16 जुलाई के बीच होगा। ठीक है, चलिए, अब अगर हम इसके बात करें, वर्ष 2027 वाली बात करें, तो इसका स्लोगन है फॉरवर्ड फॉर एशिया। फॉरवर्ड फॉर एशिया। और किन शहरों में होगा? तो दम्माम में होगा, रियाद में होगा और जिद्दा में होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है हमारा, किस भारतीय संस्था को यूनेस्को से दुनिया के पहले लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त होने की संभावना है? ठीक है, अभी मिला नहीं है, संभावना ऐसी है। चलिए, अगर ऐसा हो जाता है, ठीक है, ये मई वई तक हो जाएगा, मई या जून जुलाई तक, जून तक होने की संभावना है। अगर हो जाता है तो ये दुनिया का पहला लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी होगा, क्योंकि अभी तक जो यूनेस्को ये हेरिटेज की श्रेणी में जो वो देती आ रही है, विरासत का जो टैग देती है, वो अमूर्त स्मारक को देती है। ठीक है, ये पहला ऐसा होगा जो मूर्त रूप में होगा। तो चलिए विकल्प देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, विश्व भारती विश्वविद्यालय या जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। तो 7वें प्रश्न का उत्तर है विश्व भारती विश्वविद्यालय। ठीक है, अब विश्व भारती विश्वविद्यालय को सॉरी, ये लगभग अप्रैल मई 2023 तक ये मिल जाएगा। ठीक है, और अगर हम बात करें विश्व भारती विश्वविद्यालय की, तो इसको रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा वर्ष कब 1921 में स्थापित किया गया था। ठीक है, वर्ष 1921 में स्थापित किया गया था, पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में स्थित है। मई 1922 में, ठीक है, इसे संगठन के रूप में पंजीकृत किया गया विश्व भारती सोसाइटी को। ठीक है, और विश्व भारती सोसाइटी के रूप में जब इसे पंजीकृत किया गया, तो उसके पहले विश्व भारती विश्वविद्यालय को रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर इसका नाम रखा गया था। ठीक है, अब 1915 में इसको, 1922 में यह सोसाइटी बना, 1951 में, 1915 नहीं, 1951 में केंद्रीय अधिनियम के माध्यम से इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया। यह भारत का एकमात्र ऐसा विद्यालय है, विश्वविद्यालय है, जिसके कुलपति कौन है? प्रधानमंत्री जी हैं। ठीक है, अब हम यूनेस्को की बात करें, तो यूनेस्को जो है वह संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समूह का भी एक सदस्य है। इसकी जो स्थापना करी गई थी यूनेस्को की, ये यूनाइटेड किंगडम के लंदन में करी गई थी नवंबर 1945 को, लेकिन इसका मुख्यालय जो है वो फ्रांस के पेरिस में है। ठीक है, 193 इसके सदस्य हैं और 11 सहयोगी सदस्य। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। काला घोड़ा कला महोत्सव 2023 का आयोजन कहां किया जा रहा है? नई दिल्ली में, कोलकाता में, भुवनेश्वर में या मुंबई में? तो इस प्रश्न का उत्तर है मुंबई में। अब थोड़ा हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए, काला घोड़ा महोत्सव के साथ साथ वहां पे, मतलब महाराष्ट्र में, मुंबई महाराष्ट्र का हिस्सा है, गुड़ी पड़वा, पोला महोत्सव, एलिफेंटा महोत्सव, कालिदास समारोह, यह भी आयोजन किया जाता है। पोला महोत्सव जो होता है वो फसल का स्वागत किया जाता है। ठीक है, फसल का स्वागत किया जाता है उसके अंतर्गत। अब ये मुंबई में कब से कब होगा? तो 4 फरवरी से लेकर 12 फरवरी के बीच यह आयोजित हो रहा है। यह क्या है? एक कला महोत्सव है जो कि नृत्य हो गया या कला हो गया, संगीत हो गया, वास्तुकला आदि यहाँ पे प्रदर्शित किया जाता है। काला घोड़ा संस्था के द्वारा 1999 से ये महोत्सव शुरुआत करी गई है। ठीक है, 1999 से, और हर साल फरवरी के पहले शनिवार से होकर दूसरे रविवार तक यह आयोजित किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के द्वारा 14 से 26 फरवरी 2023 तक भारत रंग महोत्सव के किस संस्करण का आयोजन किया जाएगा? ठीक है, अब देखिए क्या है, 22वें संस्करण, 23वें संस्करण, 24वें संस्करण या 25वें संस्करण? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह क्या है?
22वें संस्करण। अब हम इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। यह जो है एक अंतर्राष्ट्रीय थिएटर फेस्टिवल है जो कि इस वर्ष 22वां संस्करण इसका दिल्ली, जयपुर, राजमुंदरी, रांची, गुवाहाटी, जम्मू, श्रीनगर, भोपाल, नासिक और केवड़िया में आयोजित किया जाएगा। और केवड़िया में, कहां पे? केवड़िया में यह इसका समापन समारोह होगा, यहीं पे समापन होगा इसका 26 फरवरी को। कोविड के दौरान यह 2 साल तक ब्रेक रहा। ब्रेक के बाद यह 2 सालों के ब्रेक के बाद यह पहली बार फिजिकली रूप में मनाया, मतलब पहली बार यह मनाया जा रहा है। ठीक है। अगर बात करें भारत रंग महोत्सव का, तो एशिया का सबसे बड़ा रंगमंच महोत्सव है, यह ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं अपने अंतिम प्रश्न पर। हाल ही में किस लेखक या लेखिका ने मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता? तो जैसा कि हम लोग ऐसा करते हैं कि आखिरी प्रश्न का उत्तर आप देते हैं और मैं आपको बता देता हूं इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। तो मातृभूमि इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ लेटर्स का ये कौन सा संस्करण था? तो ये 4th एडिशन था। ठीक है, ये 4th एडिशन था। ठीक, और यह जो पुरस्कार प्रदान किया गया, यह पुरस्कार त्रिनिदाद की एक लेखिका हैं या लेखक हैं, उनको प्रदान किया गया। ठीक है, इन्होंने अमेरिका के मिशिगन विश्वविद्यालय में भाषा विज्ञान के रूप में पीएचडी की उपाधि प्राप्त करी है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में इन्होंने क्या किया है? भाषा अध्ययन के प्रोफेसर के रूप में भी इन्होंने काम किया है। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ हमारी आज की ये श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है। हम फिर कल आपके सामने फिर कुछ नए प्रश्नों के साथ आएंगे। तब तक आप अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से करते रहिए, जिससे कि आगामी परीक्षा में आपकी सफलता 100% सुनिश्चित हो सके। जय हिंद, जय भारत।